हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सेट 3 तक बिहार के कुछ स्पेशल प्रश्न जो बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्ज़ाम में बिहार के कुछ प्रश्न आते हैं तो मैंने कराए थे सेट 3 तक। आज की इस वीडियो में मैं सेट 4 का प्रश्न कराऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पिछली वीडियो में मैंने मौर्य मगध साम्राज्य का उत्थान के बारे में बताया था और इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये सारे आंसर जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं आंसर। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सत्ता पर चाणक्य की सहायता से बैठे, धनानंद को हराकर। इसका आंसर है चाणक्य, जिसका नाम था विष्णुगुप्त भी। चाणक्य के बहुत सारे नाम थे, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। देखिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई। 320 ईसा पूर्व को आप 320 बीसी भी कह सकते हैं। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी दूत यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, और सेल्यूकस निकेटर भी यूनान का रहने वाला था। तो सेल्यूकस निकेटर भी यूनानी राजदूत है जो पाटलिपुत्र आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ, कब आगमन हुआ? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब पहुंचा? तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र पहुंचा। 315 ईसा पूर्व में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे प्रश्न के आंसर वहीं पे लिखे हुए हैं, इसी कारण हम कोई भी प्रश्न को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न के आंसर यहीं पर लिखे हुए, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। कौन शासक था? तो सेल्यूकस निकेटर। यूनान का था सेल्यूकस निकेटर और उसका राजदूत था मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला मगध पर तो 12 वर्ष के लिए भीषण अकाल पड़ा था मगध पे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जो अभी हमने पहले बताया था, चाणक्य विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किससे मुक्ति दिलाने के कारण? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से भारत को यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये प्रश्न बीपीएससी 46वीं में पूछी गई है। तो वह स्रोत, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र का राज्य प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह कौन सा स्रोत है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज ने पुस्तक एक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात यानी कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर मौर्य साम्राज्य है। नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बीपीएससी 41वीं में पूछी गई है ये प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे प्रश्न बिहार के हैं और ये सारे प्रश्न बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, पीटी या फिर बिहार पुलिस, सारे एग्ज़ाम में पूछी गई क्वेश्चन, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और तीसरा नाम चाणक्य था। विष्णुगुप्त और कौटिल्य था।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक जो लिखा उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन शासन व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु होने के बाद। या चंद्रगुप्त मौर्य जब श्रवण बेलगोला में अपनी संलेखना विधि से अपनी सांस रोक ली और अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध पर बिंदुसार का शासन चला, राजगद्दी पर बिंदुसार बैठे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। पिंगल वत्स एक भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणी करने वाला था और वह मौर्य साम्राज्य के दरबार में रहता था। तो पिंगल वत्स ने ही भविष्यवाणी की थी कि अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा, और अशोक महान राजा बना भी। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ती का संबंध का उल्लेख मिलता है। तो 13वें शिलालेख में, अशोक का 13वां शिलालेख में ऐसा वर्णन है, ऐसा लिखा हुआ उसमें, अशोक अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन जगह पर हुआ था। उस समय कश्मीर के राजा कनिष्क थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 BC में हुआ। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त किया। कलिंग विजय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? यानी कि धम्म नीति या फिर धर्म नीति, दोनों में से कोई हो सकता है। तो धम्म नीति की घोषणा की थी। तो कलिंग के युद्ध में भारी तबाही हुई थी और बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी। इसी दृश्य को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया। तभी से उसने प्रण लिया कि मैं युद्ध कभी नहीं करूँगा और युद्ध नीति त्याग कर अशोक ने धर्म की नीति की घोषणा की। अशोक का धम्म था, अशोक का क्या धम्म था? नैतिक आचार संहिता। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय यानी कि जिस अभी के टाइम में जजमेंट होते हैं, कोर्ट होते हैं, कचहरी होते हैं, उस वक्त भी कोर्ट कचहरी थे। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय सेंट्रल न्यायालय, सेंट्रल कोर्ट कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। मौर्य साम्राज्य का सेंट्रल कोर्ट यानी कि केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के दौरान बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की? तो 10वें वर्ष में की। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के चंपारण जिले में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पूछ सकता है, बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल है ये और बिहार दरोगा के लिए, कि अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वह बिहार के किस जिला से मिला है? तो बिहार के चंपारण जिला से अशोक के स्तंभ मिले हैं। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जो बिहार से नहीं प्राप्त हुआ?
तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों अशोक के स्तंभ लेख है जो बिहार से मिले, लेकिन रुम्मीनदेई अभिलेख जो है बिहार से नहीं मिले। रुम्मीनदेई अभिलेख बिहार से नहीं मिले हैं। इसका आंसर है रुम्मीनदेई। अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? पाटलिपुत्र की। प्रासी या प्राची प्रांत जो था पूर्वी प्रदेश यानी पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र की राजधानी प्रासी या प्राची थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रासी या प्राची जो था राजधानी था। तो किसका राजधानी था? पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो मुख्यतः लकड़ी का बना था। बीपीएससी 41वीं में पूछी गई है, तो बीपीएससी 41वीं पूछी गई, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र में जो बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का महल है तो वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है। तो कुम्हरार पार्क, कुम्हरार में पटना में कुम्हरार जगह है और वहीं पे कुम्हरार पार्क भी है। तो कुम्हरार, पटना में कुम्हरार जगह है, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है। देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिले, यानी कि 80 स्तंभ जो पिलर आजकल बोलते हैं वही स्तंभ पहले कहे जाते थे। तो मौर्यकालीन सभागार, मौर्यकाल का सभागार जिसमें सभा लगता था या राजमहल, वह 80 स्तंभ का था और कुम्हरार से मिला है इसका अवशेष। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है? किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो कौन सा विद्वान था? एरियन विद्वान था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था। राजप्रसाद कुम्हरार वाला जो अभी बताया था, मैंने बताया 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल। तो एरियन एक विद्वान था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? यानी कि यह जो सभागार 80 स्तंभ वाला है वह मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है वरन देवों के द्वारा बनाया गया है। तो फाहियान ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि 80 स्तंभ वाला सभागार या फिर सभागार के बारे में और राजमहल के बारे में कि यह मानव द्वारा बनाया गया नहीं है वरन देवों यानी कि देवों के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी गया के निकट है। आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। ये 4 गुफा थे। गुफा का नाम है सुदामा, दूसरा विश्व झोपड़ी, तीसरा चौपाड़ तथा चौथा कर्ण। ये चारों गुफा का निर्माण अशोक ने आजीविकों के लिए करवाया था। अगला प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो दशरथ ने। गया के जो समीप नागार्जुन की पहाड़ी है, नागार्जुन पहाड़ी गया के समीप है और वहाँ प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया है तो दशरथ ने करवाया। दशरथ अशोक का पुत्र था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने भी नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन चामर ग्राहनी यक्षी प्राप्त हुई थी। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज, पटना से। पटना में दीदारगंज जगह है, वहाँ से मौर्य काल का चामर ग्राहणी यक्षी प्राप्त हुई थी। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के लोहानीपुर, पटना में एक लोहानीपुर जगह है, वहाँ से मौर्य काल में बना हुआ जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, लोहानीपुर में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा पटना के लोहानीपुर से मिला। बिहार का पटना के लोहानीपुर से मौर्य काल में बना हुआ जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली है।
अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह वीपीएससी 45वीं में आई है। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो हुआ था, बौद्ध सभा, वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार, अशोक के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठे थे, तो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है। उसने डियानिसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था। अगला प्रश्न है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि कौन सा विद्वान था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक को कहा जाता है? उस समय राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्रक उपनाम पोलीब्रोथस किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? तो स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को पोलीब्रोथस कहा था या फिर पाटलिपुत्रक कहा था? यह उपनाम स्ट्रैबो ने दिया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यूनानी दूत डिमोलिकिस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? किस शासन काल में होता है या किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के शासन काल में यूनानी दूत था, यूनानी दूत था डिमोलिकिस। यूनानी दूत डिमोलिकिस का जो आगमन था मगध के बिंदुसार के शासन में हुआ था। अगला प्रश्न है वीपीएससी 39वीं की, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उकेरित किया हुआ, जिसमें लिखा हुआ यह कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू स्तंभ में यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हर हालत में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मौर्य काल से प्रश्न आएंगे तो इस तरह का प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है वरावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? यह बीपीएससी 40वीं की है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में, यानी कि बराबर की गुफा का उपयोग, आश्रय गृह का मतलब होता है कि वहाँ ठहरना, आश्रय लेना। तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया? तो अजीवकों ने किया। अशोक ने बनवाया था और अशोक का पुत्र दशरथ ने बनवाया था। 4 गुफा बनवाया था। अगला प्रश्न है अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राथमिक शिक्षक के प्रश्न हैं, ये शिक्षक के परीक्षा में पूछे गए 1999 ईस्वी में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ये तो ऊपर किया गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के राज्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। उसने कहा है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। पाटलिपुत्र का प्रशासन में 30 नागरिक थे और 30 नागरिक मिलकर मौर्य काल में प्रशासन का काम करती थी, सभा को संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित था। यानी कि 5 सदस्य थे एक समिति में, ऐसा 6 सदस्य था। तो 6 सदस्य में 5-5, 6 समिति में 5-5 सदस्य जब रहेंगे तो ये 30 नागरिक हो जाएंगे और यही 30 नागरिक मौर्य काल के सभा का संचालन करती थी। यह कथन मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक में ऐसा कथन दिया है उसने। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी सही है। मौर्य प्रशासन के संबंध में सभी प्रश्न इसमें ऑप्शन सही। यह केंद्रीयकृत था। सबसे पहला ऑप्शन है यह केंद्रीकृत था। दूसरा ऑप्शन है करों का बोझ अधिक था। मौर्य प्रशासन में टैक्स का बोझ ज़्यादा था। तीसरा है प्रशासन तंत्र कठोर था। प्रशासन तंत्र बहुत ही कठोर था मौर्य प्रशासन में। अगला प्रश्न है अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। अशोक के समय में कौन सा कथन सही है?
तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। दूसरा है उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, धर्म विजय की नीति भी अपनाई थी। अशोक ने विदेशों से संबंध भी स्थापित किए थे और उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। प्रजा का क्या किस चीज़ में हित है, किस चीज़ में उसकी भलाई होगी, तो प्रजा के हित के और उसके कल्याण के उपाय भी अशोक ने किए हैं। ये सारा ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने अपने आप को देवानाम प्रिय के नाम से संबोधित किया। अशोक ने अपने आप का नाम उपनाम रख लिया देवानाम प्रिय। अगला प्रश्न है धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात के कार्य क्या थे? सभी कार्य थे। धम्म नीति या क्रियान्वयन, धर्म की नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, और तीसरा जन कल्याण के उपाय करना, यानी कि तीनों कार्य थे धम्म महामात के। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? तो मौर्यकालीन प्रशासक में राजुक तीनों थे, न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी। न्यायिक अधिकारी न्याय करने वाला अधिकारी, और सैनिक अधिकारी सेना का जो अधिकारी होता है, सेना का अधिकारी सैनिक अधिकारी, न्याय करने वाला अधिकारी न्यायिक अधिकारी, और कर टैक्स लेने वाला अधिकारी को कर वसूलने वाला अधिकारी। तो ये तीनों अधिकारी जो थे मौर्य प्रशासन में राजुक थे। राजुक, उन्हें राजुक बोला जाता था। अगला प्रश्न मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकाल में विद्वानों में कौन सा है जिसका नाम सबसे ज़्यादा आता है? तो सबसे ज़्यादा मौर्यकालीन विद्वानों में सबसे ज़्यादा कौटिल्य का आता है, उसके बाद पाणिनि, और तीसरा है उपावर्ष। मौर्यकालीन विद्वानों में सबसे ज़्यादा नाम आता है कौटिल्य का, दूसरा में पाणिनि का, और तीसरा उपावर्ष का आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। 56 नंबर प्रश्न मौर्य काल के समय स्थापत्य के सुंदर उदाहरण क्या क्या हैं? तो सुंदर उदाहरण इसका वी नंबर है 1 2 3 4 छोड़ देना है। मौर्य काल के समय स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र में जो स्थित राजप्रसाद के अवशेष है, जो कुम्हरार में 80 स्तंभ का जो सभागार और राजमहल मिला है, वह स्थापत्य के लिए सुंदर उदाहरण है। दूसरा है दीदारगंज की यक्षी, जो अभी ऊपर के प्रश्न में मैंने किया था, दीदारगंज की यक्षी। और तीसरा है बराबर की गुफाएं, जो आजीविकों के लिए आश्रय गृह बनाया गया था। अगला प्रश्न है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपर्युक्त सभी से। अशोक का जो धम्म नीति है वह द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वादश शिलालेख से और 7वें शिलालेख तीनों से मिलता है। अशोक के धर्म नीति की जानकारी, धम्म नीति की जानकारी द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख तीनों से मिलती है। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो नवम शिलालेख में स्पष्ट किया गया अशोक के दान और धम्म दान के बारे में। अशोक के दान और धम्म दान के बारे में नवम शिलालेख में स्पष्ट किया गया। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के पतन में, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, तो इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट इसका आंसर है। आर्थिक संकट नहीं है। आर्थिक संकट ऐसा ऑप्शन है जो आर्थिक संकट शामिल नहीं इसमें। मौर्य साम्राज्य के पतन में क्या क्या शामिल है देखिए, विदेशी आक्रमण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। दूसरा अयोग्य शासक, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य में अयोग्य शासक थे, योग्य शासक नहीं थे। तो अयोग्य शासक भी था इसके पतन का कारण। और तीसरा प्रांतीय विद्रोह, उसके अपने ही प्रांत में विद्रोह होना शुरू हो गया था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थे प्रश्न बिहार के जो मौर्यकालीन प्रश्न थे। आगे हम मौर्योत्तर बिहार चालू करेंगे जो सेट नंबर 5 होगा। तो ये भी मौर्य काल से ही रहेगा, लेकिन इसमें स्पेशल कुछ बिहार के ही प्रश्न रहेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं रोज़ एक अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू।